हाँ तो बच्चों, कल हम लोगों ने वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र का दूसरा टॉपिक वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया था। आप लोगों को वीडियो भी भेजा था, नोट्स भी भेजे थे। नोट्स आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। आज इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक अभी रह गया था, वो है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसे हम कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का तात्पर्य होता है अल्प दूरी पर स्थित दो बराबर और विपरीत आवेशों को युग्म को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब दो बराबर और विपरीत आवेश बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसी को वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालने के लिए सूत्र होता है कि उनमें से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे दो आवेश हैं, प्लस की और माइनस की दूरी उनके बीच की हम मान लेते हैं 2L है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P संकेत से व्यक्त करते हैं। ये कितना हो जाएगा, आवेश हो गया Q और दूरी हो गई 2L, तो मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसको ध्यान रखिएगा, जिसकी दिशा अक्ष के अनुदिश, यानी ये जो दोनों को जोड़ने वाली लाइन है इसके अनुदिश और ऋण से धन आवेश की ओर होती है। क्लियर। अब जैसे हम लोगों ने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला था, कई आवेशों के समूह के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला था, आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला था, उसी तरह वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दो अलग अलग स्थितियों में हम ज्ञात करते हैं। पहला, जब वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में बिंदु स्थित हो तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये द्विध्रुव हो गया। अक्ष पर एक बिंदु है P, जिसकी मध्य बिंदु से दूरी R है। दूरी चूंकि दोनों आवेशों के बीच हमने 2L लिया था तो मध्य बिंदु से इधर की दूरी L हो गई और इधर की दूरी भी L हो गई। ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र E1 है किस ओर होगा, ऋण आवेश की ओर होगा। धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा एक इधर होगा, धन आवेश से दूर की ओर होगा। E1 यानी ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/4πε0Q बटा दूरी का वर्ग होता है। तो ऋण आवेश से दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ तक R है और प्लस L, R प्लस L स्क्वायर। इसी तरह से धन आवेश के कारण निकालना है तो E2 बराबर 1/4πε0Q बटा दूरी का वर्ग। धन आवेश से दूरी कितनी हो जाएगी, मध्य बिंदु से दूरी R है तो उसमें से L घटा दें तो ये हो जाएगी R माइनस L स्क्वायर। अब इसी को हल करना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पर दोनों विपरीत दिशा में है तो इसका मतलब उनको घटाया जाएगा तभी परिणामी मान ज्ञात होगा। सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र E2 और E1 में किसका परिमाण ज़्यादा है, E2 का, क्योंकि हर यहाँ पर कम है, E1 का हर ज़्यादा है इसलिए उसका परिमाण कम है, तो E2 से E1 को घटाएंगे। इसको हल किया गया, इसको आप देख सकते हैं, इस तरह से कॉमन लिया गया, लघुत्तम लिया गया और ये यहाँ पर Q इंटू 2L जो आया इसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P हो गया तो 2PR और नीचे हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, मात्रक हो गया कूलाम मीटर। क्योंकि हम लोगों ने परिभाषा में ही लिखा था कि बीच की दूरी बहुत कम होती, अल्प दूरी पर होते हैं, तो L अगर R से बहुत छोटा है तो L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2P/R3। दिशा इसकी किधर होगी, E2 की तरफ। E2 बड़ा है तो E2 की तरफ दिशा होगी। E2 किधर है, आपने चित्र में देखा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश यानी ऋण से धन आवेश की ओर। इसी प्रकार अब हमें ज्ञात करना है निरक्षीय स्थिति में अगर कोई बिंदु स्थित हो तो वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। निरक्षीय स्थिति का तात्पर्य क्या होता है कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के लंबार्धक पर अगर कोई बिंदु हो तो उसे निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मध्य बिंदु से इधर की दूरी L, ये L हो गई और मध्य बिंदु से उस बिंदु की लंबवत दूरी R हो गई। तो यहाँ पर पहले आवेश से दूरी AP √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गई, दूसरे आवेश से भी दूरी √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गई।
धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 दूर की ओर होगा, ऋण आवेश से विद्युत क्षेत्र E2 ऋण आवेश की ओर होगा। अब E1 और E2 का परिणाम ही निकालना है। क्योंकि दूरी समान है, आवेश समान, इसलिए विद्युत क्षेत्र भी समान होंगे। 1/4 Q अपान दूरी का वर्ग, तो दूरी √r² + l² वर्ग करेंगे तो r² + l² हो जाएगा। बराबर है, तो इनका परिणामी निकालने के लिए हम घटकों में वियोजन करके निकाल सकते हैं। क्षैतिज घटक इसका E1 cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा, E2 का क्षैतिज घटक E2 cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक E2 sin थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, E1 और E2 बराबर हैं, E1 sin थीटा ऊपर है, E2 sin थीटा नीचे है, बराबर और विपरीत हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, क्षैतिज दिशा में होगी, E1 cos थीटा + E2 cos थीटा। क्योंकि E1 और E2 बराबर हैं, इसलिए 2E1 cos थीटा रख सकते हैं। E1 का मान यहाँ पर हमने रख दिया और cos थीटा आधार बटा कर्ण उसका मान रख दिया गया। तो E का मान ये आ गया, 2QL को P रख दिया गया। L चूँकि बहुत छोटा है तो इसलिए L² नगण्य हो जाएगा, तो E का मान 1/4πε0P/r3। अक्षीय स्थिति में कितना आता था, 2P/r3, और निरक्षीय स्थिति में P/r3। इसका मतलब जो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उतनी ही दूरी पर अगर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु स्थित है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी आधी होती है। अब एक इसमें और टॉपिक आपको बताया जाना है कि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र हो और उसमें द्विध्रुव रखा हो तो उस पर बलाघूर्ण एक लगता है, उसका मान कितना होगा। मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। यहाँ पर AB एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया, धन आवेश पर बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में Q × E, ऋण आवेश पर बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब आप जानते हैं 11th में आपको बताया गया कि एक ही वस्तु पर समान परिमाण के दो विपरीत बल जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हो अगर कार्य करते हैं तो बलयुग्म उत्पन्न करते हैं, और बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणे उनके बीच की लंबाई।